एक पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हम ब्राह्मण को डिप्टी सीएम बनाएंगे। मैंने कहा आप हमें डिप्टी सीएम क्यों बनाना चाहते हो, आप हमें सीएम बनाइए। ब्राह्मण के अंदर वो ताकत नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बन गए। शास्त्री जी, और सूरजबान गोहाना जी हमारे बीच में मौजूद हैं। प्रयागराज जी, सरपंच शास्त्री जी, रामफल पेगा जी, और बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। और बलराज ने तो बहुत इनको कहा था कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ना हम ऐसा चाहते, लेकिन इनकी इच्छा थी। आखिर में इन्होंने मेरे से हाँ भरवा ली। इनका बहुत धन्यवाद है। मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, ना कोई राजनीति आदमी। 2007 में एक माइंड में आई कि ब्राह्मणों के पास ना तो गुजारे लायक जमीन है। 2007 से पहले 20 साल ना हमें नौकरी मिली। आरटीआई लगाई तो वसनलाल जी का राज में 4%, बंसीलाल जी का राज में 2.5%, ओम प्रकाश चौटाला के राज में 2% और उड्डा के राज में केवल 1.5% नौकरी मिली ब्राह्मण समाज। इससे तो ना जमीन है, ना नौकरी है, ना हमारे पास कोई साधन है जिससे हम कोई व्यापार कर ले। कोई टायर पंचर की दुकान से गुजारा कर रहा है, कोई किसी बड़ियों की दुकान पर लगा हुआ है, कोई ट्रक चला के गुजारा कर रहा है, कोई मंदिर का ढेबे ला के दाल आटा से पेट भर रहा है। अब ये तो चलो पैदा हो गए समाज में, गुजारा कर ले, लेकिन इन हालातों में इनकी कौन शादी करेगा? शादी नहीं होगी तो हमारा प्रजनन रुक जाएगा, प्रजनन रुकेगा तो हमारी संख्या घट जाएगी, संख्या बल कम हो जाएगा। और आजकल जो भी निर्णय होता है वो संख्या बल पर होता है। वैसे भी दो बड़े नुकसान हमारे समाज को देखने को मिले हैं। एक तो हमारी आर्थिक पोजीशन दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, लो होती जा रही है। लोगों के पास तो पता नहीं क्या क्या है, एसी है, कूलर है, हमारे पास तो पंखा तक नहीं है। ऐसे निचले पायदान पर खड़े हैं।
भैंस तो दूर की बात है, हम सुनी गाय पकड़कर बांध लेते हैं कि कभी तो बच्चों को दूध हो जाएगा, ऐसी पोजीशन हमारी है। तो प्रदेश भर का ब्राह्मण अप्रैल 2007 में इकट्ठा किया, उनका आगे ये रखा कि भाई इस तरह तो हमारी आर्थिक पोजीशन भी घटा है, हमारी संख्या भी घटा है। जिस तरह एक कैप्सूल कई रोगों में काम करा है, यदि हमें नौकरियां मिल जाए तो हमारा आर्थिक आधार भी मजबूत होगा। तो जो दो बातें हैं वो केवल एक नौकरी से पूरी होती है, और नौकरी ऐसे मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ना हमारा राज्य में कोई जान पहचान, ना हम किसी को जानते, ना हमें कोई जानता है। ये विचार विमर्श करके भाई हमने और कोई तरीका नहीं है, यदि हमें आर्थिक आधार पर आरक्षण मिल जाए तो हमारा कुछ सुधार हो सकता है। हमारा जो पंखे से गुजारा कर रहे हैं हम कूलर ले आएंगे, कूलर से गुजारा कर रहे हैं हम एसी ले आएंगे। तो ये निर्णय सोचकर प्रदेश भर का ब्राह्मण ने ऐसे हाँ भर दी। उनके सामने मैंने कहा, मगा भाई दो बातों का मैं वायदा करता हूं आपके सामने, आरक्षण को लेकर राजनीति नहीं, कोई आरक्षण को लेकर किसी से अठनी चंदेगी। मैं तो देवबीटी टीचर लग गया था 1963 में, 104 रुपये महीने की तनख्वाह, और अब 26 साल हो गए रिटायर हुए मुझे, ना काम करते, ये पेंशन इतनी दे, काम करया कर दे 104, बिना काम करे इतनी पेंशन। मेरे माइंड में एक बात आई कि भाई जो मेरे तो सीनियर थे या मेरे तो जूनियर थे या मेरे साथ वाले थे वो अब दिखते नहीं, ऊपर डालिए मन में राम ऊपर बुला ले, कोई ऊपर भीड़ थोड़ी हो है। पेंशन भी इतने मिला है, इतने मैं जीवित हूं। मेरे माइंड में एक बात घर कर गई कि मैं जीवित हूं इन बच्चों की वजह से जीवित हूं, और जीवित हूं तो पेंशन है। जब बच्चों की वजह से पेंशन मिला है तो मुझे क्या जरूरत है चंदा इकट्ठा करने की। इसलिए मैंने वायदा किया कि मैं एक अठन्नी किसी से चंदा की नहीं लेऊंगा, और ले भी नहीं। आज 17 साल मैं दोनों बातों पर कायम हूं, ना राजनीति करी और ना मैंने चंदा लिया। जैसे मेरे एक भतीजे ने बताया 2012 में मुझे प्रलोभन दिया गया, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, राम का दिया सब कुछ है। मैंने कहा, बोला सरकार बार बार याद नहीं कराया करती, सरकार याद कराए छोड़ दे इस बात है, वो नहीं मिला आरक्षण, ये 2012 की बात है, और सरकार याद कराए देना चाहो ले ले। मगर कुछ देना चाहो है नहीं, मेरे को तो आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दो और कुछ नहीं। वो मैं अड़ा रहा, बड़ा प्रयत्न किया, चाहे सोनिया जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे प्रियंका हो, चाहे मोतीलाल वोरा हो, और प्रतिभा देवी पाटिल जी थे उस टाइम राष्ट्रपति, चाहे वो हो, सबके दरवाजे में खड़खड़ाए कि हमारा हक बनता है, हम आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके हैं, बगैर जमीन बगैर नौकरियों को किसी ने कोई नहीं सुनाई। आखिर में हमने फाइल आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा जी को दे दी, और उन्होंने 23/1/2013 को ये हमें आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिला दिया। इसलिए उनके नाम से हमें फिर आरक्षण दिला दिया। तो थोड़े से दिन तो कोई रुकावट नहीं आई, रिजल्ट निकलता रहा, ज्वाइन होते रहे, रिजल्ट निकलता रहा, ज्वाइन होते रहे। बुजुर्गों, नौजवान साथियों और खांडा गांव की महान विभूतियों, सबसे पहले मैं आपके चरणों में नंदन वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज आपके बीच में आकर के बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि आज मेरे समाज के लोग एक मंच पर बैठकर एक विचार कर रहे हैं। दोस्तों, मेरे से पूर्व के जितने भी वक्ता साथी बोले, उन्होंने समाज की बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताई, जिनका हमें अनुसरण अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारे समाज का नाम रोशन हो, हमारे माता पिता का नाम रोशन हो। उसके लिए मैं पूर्व वक्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहूंगा।
आज खांडा गांव की इस पावन पवित्र भूमि पर मुझे जो बोलने का मौका मिला है, उसके लिए मैं खांडा गांव की इस पवित्र भूमि को भी नमन करूंगा। दोस्तों, ब्राह्मण खाप हरियाणा 17 सितंबर 2023 को अस्तित्व में आई थी। पूरे प्रदेश की जितनी भी ब्राह्मण संस्थाएं थी, उन्होंने मिल बैठकर एक खाप का निर्माण किया था और मुझे प्रदेश स्तर की सेवा करने का मौका मिला। दोस्तों, मैंने उस दिन ये ठाना था कि मैं समाज का नेता नहीं, बेटा बनकर सेवा करने का प्रयत्न करूंगा। और जिस दिन इस कार्य से मैं पीछे हट जाऊंगा, उस दिन इस ब्राह्मण खाप के अध्यक्ष पद से रिजाइन करके अपने घर बैठूंगा, अन्यथा सेवा में तत्पर रहूंगा और कभी पीछे नहीं हटूंगा। जब ईबीपीजी के हमारे भाइयों की नियुक्ति की बात चली, मैं पंडित हरिराम दीक्षित जी से मिलने घर आया। बड़ा मार्मिक विषय है, हमारी माता जी का निधन हो चुका था। मैं सांत्वना प्रकट करने गया था और उस मौके पर भी इन्होंने ईबीपीजी के भाइयों के बारे में बात की। मैं इनको पुनः नमन करता हूं। इतने दुख के अंदर भी इन्होंने जो बात दी, मेरा हृदय द्रवित हो गया। मैं वहां भी संकल्प करके उठा था कि मैं पंडित हरिराम दीक्षित जी की बात को नीचे नहीं जाने दूंगा। दोस्तों, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं, किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता, किसी पार्टी में आस्था नहीं रखता। हाँ, एक चीज में आस्था रखता हूं, मेरे समाज की सेवा करने में। जब भी मेरी पहली मीटिंग हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से हमारे समाज को लेकर हुई थी, मैंने एक ही मांग रखी थी कि मेरे समाज के ईबीपीजी के जितने भाई हैं, वो ब्राह्मण समाज के ही नहीं अपितु अन्य समुदाय के भी लोग हैं, सबसे पहले उनकी ज्वाइनिंग की मेरे से बात करे, अन्यथा मैं आपके दर से खाली हाथ लौट जाऊंगा। ये कहकर मैं वहां बैठा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं, आप लोगों को क्या चाहिए। मैंने कहा सबसे पहले ईबीपीजी की ज्वाइनिंग और एक कलम से मेरे सामने एडवोकेट जनरल को आदेश दे दिया था कि ये कार्य सुचारू रूप से होना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने हमारी बात को सुना। जीत में एक पत्रकार साथी ने मेरे से पूछा था कि क्यों चुनावी संग्राम के अंदर तुम मुख्यमंत्री का धन्यवाद कर रहे हो। मैंने कहा था कि जो भी पार्टी, जो भी सरकार मेरे समाज का भला करेगी, हम उनका बार बार धन्यवाद करेंगे। हम किसी से बंधे हुए नहीं हैं। तालियां बजाने से अधिकार नहीं मिलेंगे, एकजुटता तो करनी पड़ेगी। एक हमारे किसी बड़ी नेता से पूछा गया था कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता, अन्य जाति के लोग क्यों बन सकते हैं। हमारे उस नेता का जवाब था कि हमारी 2230 संस्थाएं हैं, हम मुख्यमंत्री बने तो बने कैसे। कोई मंच नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पर मेरा समाज बैठ के बात करे, जिस पर बैठ के हम कोई फैसला करें। आज वक्त आ गया है कि हमारी कोई नमस्ते लेने वाला नहीं है, और आज भी हम नहीं समझे तो आने वाली पीढ़ी सिर्फ और सिर्फ हमें गाली देगी और कुछ नहीं हमें मिलेगा। आज वक्त है, आज सोचने का वक्त है, आज इकट्ठा होने का वक्त है, एक मंच पर बैठने का वक्त है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक बात को सुनने का एक वक्त आ गया है। पिछले दिनों एक पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हम ब्राह्मण को डिप्टी सीएम बनाएंगे। मैंने कहा आप हमें डिप्टी सीएम क्यों बनाना चाहते हो, आप हमें सीएम बनाएंगे। क्या ब्राह्मण के अंदर वो ताकत नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बन पाए? क्या ब्राह्मण इतना सक्षम नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बन सके? अरे हमने तो हरियाणा का आगाज भी एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री के रूप में किया था। हम क्यों बोल रहे? 2024 को करनाल के अंदर ब्राह्मण अधिवेशन का आयोजन किया गया है, जिसका विषय है
राजनीतिक हिस्सेदारी पर खुली चर्चा। उसमें कोई नेता नहीं है, कोई मुख्य वक्ता नहीं है, कोई मुख्य अतिथि नहीं है। मेरा हर ब्राह्मण उसमें मुख्य वक्ता है, मेरा हर ब्राह्मण उसमें मुख्य अतिथि।